नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की जाती हैं, जैसे कि पीएचडी से एडमिशन से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आता है या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो किसी स्टेट में आती है वो आपसे साझा की जाती है। साथ ही यूजीसी नेट से संबंधित यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और इससे संबंधित जो भी न्यूज़ होती हैं वो आपसे साझा की जाती हैं। तो अभी हम वर्तमान में यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कशन की शुरुआत 2018 से लेकर के और जो जून 2023 के अंतर्गत क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री पेपर का उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और इसी के साथ हम फर्स्ट पेपर का भी करेंगे, लेकिन अभी इस पेपर के तहत हम सेकेंड पेपर के तहत जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन उनका डिस्कशन कर रहे हैं। और इस डिस्कशन को हम पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर करके एक ईयर में जो एक साइकिल के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो उसके तहत हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके और कंप्लीट 25-25 क्वेश्चन का सेट बना करके डिटेल एनालिसिस किया है, जिससे संबंधित और भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमने इस प्रक्रिया के तहत जून जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके उसका कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। और ये दिसंबर के अंतर्गत हमारा ये आखिरी वीडियो है, यानी कि चौथा पार्ट है। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट में यानी कि 75 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिया है और इसके अंतर्गत हम 76 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चूँकि इस पेपर में फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन इस इंक्लूड हैं, तो इसलिए हमारा इसके तहत ये 126वां क्वेश्चन होता है। और 126 से जो 150 तक के क्वेश्चन हैं उनका हम आज डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट का, और डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि इससे संबंधित जो भी आपके रडार में क्वेश्चन आ जाएं उनको आप आसानी से हल कर लें। साथ ही इस पीडीएफ का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपनी आसानी के लिए साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताया करें इसी के साथ पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और साथ ही एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। तो ये एग्ज़ाम के समय में केवल रिवीजन करने से बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्ज़ाम क्रैक करने में, तो इसलिए हमने इसकी शुरुआत पहले प्रीवियस ईयर से ही की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम आविर्भाव वायसराय की आधिकारिक घोषणा में हुआ था और वी चिरोल, रॉलेट समिति और वर्नी लोवर्ट द्वारा विश्वासोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया। दूसरा है, इसका सर्वप्रथम सिद्धांतीकरण 1940 में ब्रूस टी मैक्यूली द्वारा किया गया था और इसके द्वारा संस्करण को रेजिनाल्ड कूपलैंड और परसिवर स्पीयर ने अंगीकार किया। चौथा क्वेश्चन माफ़ करिएगा, तीसरा विकल्प दिया गया है, इसके रूढ़िगत संस्करण को अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षण 1968 यानी 1968 के बाद जॉन गेलघर और अनिल सील द्वारा बनाया गया। चौथा है, साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में है। तो इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त जो 4 विकल्प दिए गए हैं तो भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में से इनमें से कौन सा कथन गलत है। आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसका डिटेल आपको व्याख्या देंगे। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी जो लास्ट वाला है, साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में है, ये कथन गलत है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत में इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले लॉर्ड डफरिन हैं, कर्जन और मिंटो जैसे वायसराय और भारत के जो सचिव थे जॉर्ज हैं, मिल्टन हैं कि राजकीय घोषणाओं के सामने से आता है, हमको देखने को मिलता है। पहली बार 1940 में अमेरिकी विद्वान जो हैं ब्रूस ली मैक्यूली द्वारा तथा बाद में
1947 में पर्सिवल स्पीयर तथा कुपलैंड द्वारा इसको अपना लिया गया। और 1968 में यानी 1968 के लेखन में इसमें अंतर्निहित दकियानूसी और रूढ़िवादी स्वरूप को एक नया रूप दे करके अनिल सील जो हैं और जे.ए. गैलाधर और इनके छात्रों तथा अनुयायियों ने इसको प्रस्तुत किया। साथ ही इनकी इस रूढ़िवादी संकीर्ण और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्ति ने यह मानने से इनकार कर दिया कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था, और उनकी गलत सोच थी कि जिसे भारत कहा जाता है वास्तव में वह धर्मों और जातियों, समुदायों और अलग अलग हितों का समुच्चय था, जबकि उनकी यह सोच पूर्णतः गलत थी और इनकी संकीर्ण साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का परिणाम थी। तो इस प्रकार से चौथा कथन गलत है और तीनों कथन उपरोक्त सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। हिंदी में डिस्कशन किया जाएगा और उसका आप PDF के तहत आप इंग्लिश इसका देख सकते हैं वर्जन डाउनलोड करके, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से भी आपको गलत कथन बताना है। पहला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में यानी 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। दूसरा है, कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई। तीसरा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता NG रंगा ने 1933-34 में आंध्र में अनेक किसान मार्च आयोजित किए और जमींदारी के उन्मूलन की मांग की। चौथा कथन है, 1935 में NG रंगा और EMS नंबूदरीपाद ने महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन के प्रसार का प्रयास किया और साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर लेवल का गठन किया। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन भारत में किसान आंदोलनों के बारे में गलत है। इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि अगर इसकी व्याख्या करें तो उड़ीसा में उत्कल किसान सभा मालती चौधरी, यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। ये कहाँ, मालती चौधरी के नेतृत्व में 1935 में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से जो दूसरा है वो कथन गलत हो जाएगा और उपरोक्त जो तीन कथन हैं वो सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सूची 1 को 2 से मिलाना है, यानी कि नारीवादी हैं एक तरफ और उनकी कृति के बारे में बताया गया है। तो एक तरफ है, पहला है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट और दूसरा है बी है ताराबाई शिंदे, सी पंडित रमाबाई, डी दिया गया है मिलिसेंट गैरेट फॉसेट। इनको उनकी कृति से मिलाना है। तो आप मिलाइए, फिर हम इसका डिस्कशन डिटेल में करते हैं। इसके लिए आपको कोड का प्रयोग किया गया है, कोड दिया गया है, आप कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है सेकंड, यानी कि जो सेकंड, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। यानी मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट का जो रचना है वह विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है। दूसरा जो ताराबाई शिंदे हैं उनका मैच होगा पहला, यानी कि स्त्री पुरुष की तुलना के बारे में उनकी रचना है। और सी जो है पंडित रमाबाई, तो इनसे संबंधित फोर्थ हो जाएगा द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और जो डी है मिलिसेंट गैरेट फॉसेट, इनका वीमेन सफ्रेज मूवमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो दूसरा कूट है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान
और वर्ष को दिखाता है। पहला है बॉम्बे 1883, दूसरा है कलकत्ता 1883, तीसरा है बॉम्बे 1885 और चौथा है कलकत्ता 1885। इसका सही उत्तर है थर्ड, यानी बॉम्बे 1885। भारतीय अगर बात करें, भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी और यही इनका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। एटी 85 में हुआ था, 72 सदस्य थे और बात करें दूसरे अधिवेशन की तो दूसरा कलकत्ता में हुआ था, यानी इस प्रकार से ये वाला कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? पहला है एडमंड बर्ग, दूसरा है डेनिस दिदरो, चौथा है एडवर्ड गिब्बन, चौथा है डेविड ह्यूम। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है फर्स्ट, यानी कि एडमंड बर्ग। 17वीं से 18वीं शताब्दी में बौद्धिक क्रांति हुई थी और इस क्रांति को हम लोगों ने प्रबोधन का जन्म माना था, जिसके तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ था और उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ था, जिसमें केपलर, गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कार के कारण हुआ था। एडमंड बर्ग जो थे आयरिश राजनेता थे। ये 1750 यानी 1750 के में ये लंदन आ गए थे और लंदन में रूढ़िवादी कंजर्वेटिव के नेता और सांसद बन गए। और क्योंकि ये रूढ़िवादी नेता थे इसलिए प्रबोधनकालीन दार्शनिकों के समूह में शामिल नहीं हैं, जो कि विकासवादी वैज्ञानिक विचारधारा के थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा भारत एकमात्र आशा जनता से है? भारत की एकमात्र आशा जनता से है। तो उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो इसको बताना है आपको। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद का तो इनका मूल नाम आप सभी जानते ही हैं, नरेंद्र नाथ दत्त था और ये 1893 में यानी 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे और सामान्य जनता में आशा की किरण को वो समझते थे और इनका ही मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है और उनका ये कथन था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं। और साथ ही अगर बात करें, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन, ये इम्पोर्टेंट है मिशन, 1897 में उसकी स्थापना की। चलते हैं अगले कथन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिका और समाचार पत्रों में से कौन सी या कौन सा पत्रिका समाचार पत्र भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है? पहला है जागृति, दूसरा है मूक नायक, तीसरा है बहिष्कृत भारत, चौथा है जनता। इसका सही उत्तर होगा जागृति, ये इनसे नहीं संबंधित है। तो बात करें अगर अंबेडकर जी की, तो ये निम्न जातियों को संगठित करने का ये कार्य किए थे और 1920 में ये दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी और 1924 में बम्बई में ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। मूक नायक न्यूज़पेपर 1920 में प्रकाशित किया गया था और अंबेडकर एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम जनता था, द पीपल, जनता को ही
द पीपल भी कहा जाता था। और अगर जो जागृति है तो ये इनसे संबंधित नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? पहला है श्रीपाद अमृत डांगे, दूसरा है अच्युत पटवर्धन, तीसरा है नरेंद्र देव, चौथा है जयप्रकाश नारायणन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सदस्य नहीं था। इसका सही उत्तर है श्री अमृतपाद अमृत डांगे। अगर बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये एक राजनीतिक दल था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 90 माफ करिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। और ये भारतीय समाजवादी नेता जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही समाजवाद का ये प्रचार कर रहे थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था वो 1930 से 33 की असफलता के बाद जो कई राष्ट्रभक्त थे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए, जिनमें से जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण थे, नरेंद्र देव थे, मीनू मसानी थे, अच्युत पटवर्धन थे, राम मनोहर लोहिया थे, अशोक मेहता थे, इन सब का नाम आता है। और इनका अगर उद्देश्य बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच से ये समाजवादी ढंग से स्वराज की प्राप्ति की बात करते हैं। और अमृत डांगे जो हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और ये द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र निकाला और ये गांधी व लेनिन की पुस्तक लिखी थी। यानी कि जो अमृत डांगे हैं ये गांधी और लेनिन की पुस्तक लिखी थी। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और ये स्थापना आप याद रखिएगा कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? पहला है डेनिस दिदरो, दूसरा है रॉबर्ट ओवन, तीसरा है चार्ल्स फूरिये और चौथा है लुई ब्लां। इसका सही उत्तर है फर्स्ट, यानी कि जो डेनिस दिदरो हैं ये मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित नहीं है, बाकी ये जो तीन हैं इनका संबंध है। तो मार्क्सवादी समाजवादी समूह में रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां, सेंट साइमन आदि का नाम आता है। इसके अलावा आप सेंट साइमन को ऐड कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स और एंजिल ने बात करें तो अपने पूर्व प्रचलित समाजवाद को ये कल्पना लौकिक समाजवाद से नाम दिया। इसी को यूरोपीय समाजवाद भी ये नाम दिए थे। जो एंजल्स थे, जो मार्क्स मतलब ये दोस्त थे, मार्क्स ने इनको प्रेरणा अवश्य ली थी कि ये काल्पनिक समाजवादी, इनसे मतलब कल्पना ली थी, लेकिन इनको ये कहा कि ये कल्पनावादी ही हैं। और जबकि डेनिस दिदरो हैं एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और कला समीक्षक थे, लेखक थे और जो एनसाइक्लोपीडिया के सह संस्थापक भी थे। ये एनसाइक्लोपीडी के मुख्य संपादन और में योगदान करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस कथन का लेखनीय श्रेय गलत तरीके से किया गया है? आपको इसमें से बताना है कि जो लिखा गया कथन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारतीय स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से दिया गया है। मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता से जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, ये गलत नहीं हो सकती, तो ये सही होगी। और 1920 के 20 में प्रारंभ हुए संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह या एक वर्ष या अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समाप्त हो। तो ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। ये वाला कथन भी सही है। अंतिम वाला देख लेते हैं। अंतिम है कि अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें यह
करने पर गर्व है। ये सेंटेंस भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने दिया था, तो ये भी कौन सेंटेंस सही है। और इस प्रकार से तीसरा कथन गलत है। तो अगर इसकी व्याख्या करें तो चित्तरंजन जो दास थे, इनका जो जन्म है वो कलकत्ता में हुआ था और इनकी उपाधि जो थी देशबंधु की थी। और चित्तरंजन ने अलीपुर षड्यंत्र कांड के अंग्रेजों द्वारा घोषित अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव में वकालत का कार्यभार इन्होंने संभाला था। असहयोग आंदोलन के अवसर पर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी और ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए थे। और असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, इस समय गांधी जी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया था। यानी कि ये जो वक्तव्य है ये चित्तरंजन दास का ना होकर के गांधी का है। तो इस प्रकार से ये कथन जो है चित्तरंजन दास का ना होकर के गांधी जी का है। चलते हैं अगले कथन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र के मामले से संबंधित नहीं था? शौकत उस्मानी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां। तो इसमें से बताना है कि काकोरी जो षड्यंत्र था उससे कौन संबंधित नहीं था। सही उत्तर है इसका शौकत उस्मानी। अगर बात करें HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है 1924 में कहाँ हुई थी? कानपुर में। और इसके सदस्यों द्वारा 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त कब 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक जगह पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डाल दी और सरकार का खजाना लूट लिया। यह घटना जो है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस सरकार की इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन लोगों को फांसी दे दी गई। और जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है गिरफ्तारी से भाग निकले थे। और शौकत उस्मानी की बात करें अगर, तो शौकत उस्मानी जो है ये कम्युनिस्ट नेता थे और इनका कोई काकोरी से संबंध नहीं था। और क्या कहते हैं कि शौकत उस्मानी जो है 1920 में ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के ये सदस्य थे। और 1925 में कानपुर में स्थापित जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य ही रहे। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड की किस रानी ने गांधी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी? पहला है रानी गौदेनलियू, दूसरा है रानी अंबिका, तीसरा है रानी मैतेई जगोई, चौथा है रानी रोंगमैई। इसका आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है फर्स्ट, यानी कि रानी जो गौदेनलियू हैं इन्हीं यही थी जो गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विद्रोह किया था और इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो बात करें तो ये 13 वर्ष की नागा महिला रानी थी। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी ने आह्वान किया था तो इन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया था। वे गिरफ्तार की गई और लंबे समय तक ये जेल में ही रहीं। और जो इनको रानी की उपाधि है किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी। रानी की उपाधि दी। और 1932 में ये 1932 तक अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार रानी लगभग 14 साल तक इन्होंने जेल में रही। और 1947 में देश की स्वतंत्रता होने पर ये जेल से बाहर आई। यानी कि 1932 में गिरफ्तार हुई और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये जेल से बाहर आई। और स्वतंत्रता संग्राम में जो ये योगदान दिया था इन्होंने, तो प्रधानमंत्री ने ताम्रपत्र दिया और राष्ट्रपति की ओर से 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही इनको रानी लक्ष्मीबाई की इनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1982 में इनको ताम्रपत्र दिया गया, माफ़ करिएगा, पद्म भूषण दिया गया।
और उस समय जब आज़ाद से लौटी थी, देश आज़ाद हुआ था, तो इनको ताम्रपत्र दे करके सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? पहला है वेरिदे रामचंद्र रेड्डी, दूसरा है कोंडा वेंकट राम रेड्डी, ये क्या हो गया, और फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? पहला है वेरिदे रामचंद्र रेड्डी, दूसरा है कोंडा वेंकट राम रेड्डी, तीसरा है पिंगली वेंकट राम रेड्डी और चौथा है नुकुला रामचंद्र रेड्डी। इसका सही उत्तर है पहला, वेरिदे रामचंद्र रेड्डी। ये क्वेश्चन सही है। अगर बात करें तो भारत के आंध्र प्रदेश में जब भूदान आंदोलन के हिस्से के रूप में गरीबों के लिए 100 एकड़ भूमि दान करने वाले पहले जमींदार थे। वेरिदे जो रामचंद्र रेड्डी थे, ये 100 एकड़ भूमि दान करने वाले पहले जमींदार थे। और ये सामाजिक कार्यकर्ता श्री वी रामचंद्र रेड्डी ने 1950 के दशक में आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले, नलगोंडा, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में ये 100 एकड़ भूमि भूदान हेतु दान दी। और विनोबा भावे ने 1951 में से रामचंद्र रेड्डी द्वारा दान की गई इस भूमि को भूदान आंदोलन की शुरुआत की। और बाद में श्री वेदरे रामचंद्र रेड्डी ने 800 एकड़ भूमि और भूदान हेतु दान कर दी। यानी कि टोटल ये 100 एकड़ और फिर 800 एकड़ भूमि ये भूदान किया, तो इस प्रकार से 900 एकड़ भूमि। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वेरिदे रामचंद्र रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? यानी कि बताना है कि गांधी जी को किसने प्रभावित नहीं किया। चार्ल्स ब्रैडला, जॉन रस्किन, डेविड थारो, लियो टॉलस्टॉय। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है चार्ल्स ब्रैडला। महात्मा गांधी पर अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव जॉन रस्किन का पड़ा, डेविड थोरो का पड़ा, लियो टॉलस्टॉय का पड़ा था। जो जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, उसको पढ़ने के बाद गांधी जी ने अपने जीवन शैली में परिवर्तन किया। और गांधी जी को 3 अन्य पुस्तकों ने भी प्रभावित किया, जिसमें विलियम साल्टर की इथिकल रिलीजन, नोट कर लीजिएगा नाम, विलियम साल्टर की इथिकल रिलीजन, और जो थोरो की पुस्तक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। तो ये सिंपल है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। और लियो टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो ये पुस्तक जो है लियो टॉलस्टॉय की है, ये भी गांधी जी को प्रभावित की। और गांधी जी फिनिक्स फार्म तथा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे। और बात करें चार्ल्स ब्रैडला की, तो ये 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजनीतिक कार्यकर्ता एवं बहुचर्चित ये नास्तिक थे।
और ये 1866 यानी 1866 में नेशनल सेक्युलर सोसाइटी की ये स्थापना की है। और ये जो है गांधी जी से तो प्रभावित नहीं थे। तो इनका यही है कि ये नेशनल सेक्युलर सोसाइटी की ये स्थापना किए थे चार्ल्स ब्रैडला, और 19वीं शताब्दी की ये इंग्लैंड के बहुचर्चित नास्तिक थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने निम्नलिखित शब्द कहे हैं? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है। यह सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अग्रवर्ती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ है। इसमें से बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन, तीसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे हैं कि जाकिर हुसैन। इसमें से बताना है कि आपको किसने ये सेंटेंस कहा है। सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो सेंटेंस है इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसके लिए है कि इतिहासकार कथन ए है, इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसके लिए कारण बताया गया है कि इतिहास लेखन के विरूपीकरण में जानबूझकर या बौद्धिक उपेक्षा का एक तत्व होता है जिसके निष्कपट गलत व्याख्या या मिथ्याबोध को दूर करता है। तो इसके लिए आपको दिया गया है 4 कथन कूट दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना पहला ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। इसका सही उत्तर है 2, यानी कि दोनों सेंटेंस जो है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक दी गई है, और साथ ही आपको इससे मैच कराना है कि कौन किससे सुमेलित है। एक तरफ डेविड आर्नल्ड हैं, स्टैनली वालपर्ट हैं, डेविड कॉफ हैं और दीपेश चक्रवर्ती हैं। दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। तो आप मैच करिए, फिर मैं डिटेल व्याख्या करता हूँ। इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी जो ए है डेविड आर्नल्ड है, उनका साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया, और बी जो है बी का हो जाएगा थर्ड, यानी कि स्टैनली वालपर्ट जो है वो गांधी पैशन, वो ढक के थोड़ा सा नीचे से ला देते हैं। स्टैनली वालपर्ट जो है गांधीयन पैशन पुस्तक लिखी है, और डेविड कॉफ जो है सी का हो जाएगा फोर्थ, यानी ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसांस। और जो चौथा है दीपेश चक्रवर्ती, ये फर्स्ट हो जाएगा प्रोवेंशियलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा है विकल्प ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 143। तो इसका देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई? बताना है आपको कि कब नियोजन समिति की स्थापना की गई थी। 1934, दूसरा है 1938, 1939 और 1944। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है 1933। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और इसके जो सदस्य हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रख करके योजना प्रस्तुत की और अपना इस समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित किया 1948 में, यानी कि 10 साल के बाद। क्यों 10 साल के बाद की? क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं है? तो यानी बताना है कि इनमें से कौन सा पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना। दूसरा है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों को साझा न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। और चौथा है शांति सह अस्तित्व। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पंचशील संधि के अंतर्गत नहीं है। तो सीधा है, ये नकारात्मक भाव दे रहा है, ये नहीं होगा। तो अगर बात करें कि भारत और चीन के मध्य नई दिल्ली में अप्रैल 1994 में, यानी कि 1954 में तिब्बत को लेकर के एक समझौता हुआ, जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसका आशय जो था, आचरण के 5 सिद्धांत, यानी कि कैसे ये एक दूसरे देश आचरण करेंगे। तो इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत बनाए गए थे। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला सिद्धांत था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। दूसरा है अनाक्रमण की भावना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता एवं पारस्परिक लाभ। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत थे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं अगले कथन की तरफ। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी कृति दी गई है और इसको हमको मैच करना है। लेखक एक तरफ हैं जूडिथ एम ब्राउन, दूसरे हैं मुशर्रिल हसन, तीसरे हैं डेविड एल लो और चौथे हैं डी रोदरमंड। इसका सही उत्तर जो है, जो कोट दी गई है थर्ड, ये सही है। जो तीसरा है ये सही है। बात करें मैच की, तो मैच जो है, जो जूडिथ एम ब्राउन है, इनका जो थर्ड है इससे संबंधित है, गांधी प्रिजनर ऑफ होप। और जो बी है, बी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि मुशर्रिल हसन की इंडियाज पार्टीशन प्रोसेस स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशन। सी जो है डेविड एल लो, इनकी हो जाएगी सेकेंड, ब्रिटेन एंड इंडिया नेशनलिज्म द इम्प्रिंट ऑफ एम्बी म्यूटी। और जो डी है इसका हो जाएगा फर्स्ट, द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। चलते हैं अगले कथन की तरफ। ये इस प्रकार से इसका जो थर्ड है ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पैसेज दिया गया है और पैसेज के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों PDF दिया गया है और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, यानी कि इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों समाहित हैं। तो आप देख सकते हैं। चलते हैं हिंदी मीडियम की तरफ। जो 5 क्वेश्चन आते हैं या अंतिम के 5 क्वेश्चन हैं। तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए उत्साही था। इसलिए राष्ट्रवादियों ने प्रेस, बोलने और सभा करने की स्वतंत्रता
तथा अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं पर औपनिवेशिक शासन के प्रहार के विरुद्ध संघर्ष किया। जवाहरलाल नेहरू संभवतः नागरिक स्वतंत्रताओं के सर्वाधिक दृढ़ पैरोकार थे। उन्होंने इस स्वतंत्रताओं को उतना ही अधिक महत्व दिया जितना कि आर्थिक समानता और समाजवाद को। उन्होंने 1931 में कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों के बारे में पारित प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इस प्रस्ताव में भाषण और प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। धर्मनिरपेक्षता को आरंभ से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का एक मूल घटक बनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता पर भारी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट रूप से समझा गया कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत, निर्जातीय और भाषाई भिन्नताओं को अंगीकार करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य प्राप्त होगा। 1921 यानी 1921 में भाषाई आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतीय और क्षेत्रीय समितियों को गठित कर भिन्न भिन्न भाषाई समूहों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को अंगीकार किया गया, न कि ब्रिटेन निर्मित बहुभाषी प्रांतों के आधार पर। अपने प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रवादियों ने लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि देश के पूरे आर्थिक रूपांतरण का लक्ष्य आधुनिक औद्योगिक एवं कृषि संबंधी विकास हो, जिससे विदेशी पूंजी से मुक्त होने के आधार पर भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण हो और स्वतंत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की आधारशिला रखी गई। तो इससे संबंध में क्वेश्चन है। पहले पांचों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रताएं क्यों नहीं दी? इसके लिए ऑप्शन है क्योंकि भारत इसके योग्य नहीं थे, दूसरा है भारत के आर्थिक शोषण के लिए, तीसरा है सांस्कृतिक श्रेष्ठता जताने के लिए और चौथा है क्योंकि भारत के शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो इसका आपने पैराग्राफ पहला हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। आप इसको पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं और पैराग्राफ के अंतर्गत ही जो इसका भावार्थ निकले उसके अंतर्गत ही उत्तर देना है अपने मन से, यानी कि उत्तर जो सटीक हो। कभी कभी पैराग्राफ गलत दिया होता है, उसके अंतर्गत जो होता है वो उसकी हमको उत्तर देना होता है, तो उस हिसाब से हमको उत्तर देना चाहिए, न कि जो हमको वास्तविक में सही उत्तर उसका पता है। तो जो भी उत्तर दें पैराग्राफ को पढ़ें और पैराग्राफ क्या कह रहा है उसी के आधार पर उत्तर अपना दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू का विश्वास नहीं था? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समानता, असमानता। अब इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक असमानता। आप पैसे से देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको एक अनिवार्य आवश्यक माना? पहला आर्थिक शोषण की समाप्ति, दूसरा है नागरिक स्वतंत्रताओं की स्वीकृति, तीसरा है इसकी बहुसांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और चौथा है एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार। तो इसमें से सही इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवादियों ने बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की बात की है। ये पैसे से इसका अर्थ निहितार्थ हो रहा है, तो इस सही उत्तर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। यानी कि ये उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में जवाहरलाल नेहरू विश्वास नहीं था, इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक असमानता। इससे पहले वाले का जो आंसर है, जो PDF डाउनलोड करेंगे उनके लिए आसानी होगी। तो इसका हो जाएगा क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? पहला है संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, दूसरा है संगठन में चुनाव शुरू करवाना, तीसरा है बहुभाषी प्रांतों का निर्माण करना,
चौथा है खादी ग्रामोद्योग की पैरोकारी करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। आप पैसेज पढ़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, टाइम एक्स्ट्रा ना लगे इसलिए हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं। आप खुद पढ़ें और वहाँ से निकाल सकते हैं आंसर। राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पैरोकारी नहीं की गई? पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समृद्धि, दूसरा है भारत का औद्योगिकरण, तीसरा है बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण, चौथा है स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है थर्ड। इसका यानी कि थर्ड उत्तर सही हो जाएगा, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप पैसे से आप अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले रोक करके और वहाँ से आप देख सकते हैं और देख करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सॉल्व करने में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो हम पहले उत्तर इसका हम निकाल लिए हैं और उत्तर आपको बता दिए हैं, तो आप वहाँ से जा कर के पैसेज से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने दिसंबर जो है 2018 के हिस्ट्री के यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, और जो जून का हुआ था उसका हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। तो इस प्रकार से 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। और ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो और इसके तहत अगर हमको कुछ जोड़ना हो या कुछ सुधार करना हो तो उसके बारे में भी आप बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं आपको साझा की जाएंगी, सूचनाओं से आप अवगत होंगे और साथ ही नए नए एग्ज़ामों के बारे में आप अवेयर होंगे। साथ ही अगर आप दिसंबर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर का अभी 1 नवंबर से शुरू होगा रैपिड रिवीजन। तो 30 दिन के अंदर हम कम से कम 15 से 20 क्लासेस के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सबका हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।